बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात जरा आपके साथ हम करेंगे पार्लियामेंट की, क्योंकि बजट जो पेश हुआ उस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसके बाद बजट पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी कभी भी बोल सकते हैं, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं वो कौन से मुद्दे उठाते हैं, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज जब शुरू हुई पार्लियामेंट तो वहां पर विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया और उसके बाद राज्यसभा से पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि वो महाकुंभ की भगदड़ पर ही चर्चा करना चाहते थे। नहीं इजाजत दी सभापति ने तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वो तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दिखाता हूं। और लोकसभा में हालांकि जो है कार्रवाई चल रही है और चर्चा जो है वहां पर हो रही है, लेकिन राज्यसभा में जो कि एल्डर हाउस है वहां पर जो विपक्ष के सारे सांसद थे उन्होंने आज काम नहीं होने दिया बाकी, और जब नहीं उनकी बात मानी गई तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। एक बात अब इतना तय दिख रहा है कि विपक्ष जो है, ये पार्लियामेंट का जो सेशन है अभी छोटा वाला है, बजट पर चर्चा होती है, होगी जिसमें इसी हफ्ते वाला, इसमें भी महाकुंभ का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएगी। हर ये रणनीति होती है, विपक्ष की रणनीति है, एक कोई साझा मुद्दा उठा करके उस पर सरकार को घेरा जाए। दूसरी ओर सरकार जो है वो वक्फ पर आगे बढ़ेगी इसी सत्र में। बजट तो पास हो ही गया है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला है, वो भी जेपीसी के पास है, तो सरकार अपना जो विधायी काम है वो उस पर आगे बढ़ती रहेगी। ये उनकी सोच है। कुछ बयान है लेकिन आज के इंपॉर्टेंट हैं और कुंभ से जुड़े हुए हैं, वो आपको मैं सुना रहा हूं। और कुंभ में आज अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान, वहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुंभ में जो हुआ हादसा उसमें साजिश की बू आ रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रविशंकर प्रसाद अपनी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन में से आते हैं। अगर वो कोई ये बात कह रहे हैं तो मतलब ये पार्टी की लाइन है कि वहां कुंभ में जो हादसा हुआ उसमें कोई साजिश हो सकती है। वहां जांच चल रही है, न्यायिक जांच हो रही है उस बात की। राम गोपाल यादव उन्होंने बात कही है महाकुंभ को लेकर के। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी भाई जिसका कोई सत्यापन अभी तो फिलहाल हो ही नहीं सकता और बाद में भी जाने कभी ये बात प्रूव होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो बहुत सारे लोग मरे थे वहां पर, गिनती कम बताई है, बहुत सारे लोगों को वहीं पर दफना दिया है। अब कुंभ जब हट जाएगा उसके बाद वो सब पता चल पाएगा। अब ये राम गोपाल यादव ने एक छोड़ दी कहानी। अब देखते हैं इसका क्या जवाब दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या जवाब आता है। मैं बयान आपको सुनवा रहा हूँ, फिर महाकुंभ आपको लेकर चलते हैं, वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये कोई राज्य का मामला नहीं है, एक नेशनल त्रासदी है। सन 54 में पंडित जी ने पहले ही दिन हाउस में बयान दिया था कि यद्यपि राज्य की मामला बनता है लेकिन ये राष्ट्रीय मामला है, इसलिए मैं सदन में ये बात कह रहा हूँ। उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये तो रोज बता दिया जाता है कि आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये 2 करोड़ और 10 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मरे उनकी गिनती आज तक नहीं कर पाए। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। तो पहले रामगोपाल यादव जी के बयान पर बात कर लेते हैं। रविशंकर जी का बयान आते हैं मैं आपको सुनवा रहा हूं। कुंभ की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां आज का अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान है, बड़ा दिन है। पहले जब भगदड़ जिस दिन बची थी उस दिन दूसरा अमृत स्नान था, तो यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ अमृत स्नान वाले दिन ही होती है। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, पार्लियामेंट में भी महाकुंभ का मुद्दा विपक्ष को मिल गया है इस बार, आज वॉकआउट भी हो गया उस पर। और ये कहना है रामगोपाल यादव की गिनती नहीं करी मृतकों की, तो और हिंदू थे जो मरे उनको दफना दिया गया है, जैसे गंगा में कोरोना में लाशें बहा दी थी। देखिए, एक तो ये है कि बहुत भीषण वो घटना थी और जिस दिन ये हुआ था उसके बाद हम लोगों ने बाकायदा यहीं पर चर्चा की थी और शाम को कॉफी पर कुरुक्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। तब भी मैंने ये कहा था कि सरकार को आंकड़ा बताना चाहिए, किसी भी तरह की अफवाह नहीं हो, किसी भी तरह की गलत बयानी नहीं हो, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर मैसेज देकर ऐसा गलत न फैलाएं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई, जो मेला प्रशासन की तरफ से संख्या बताई गई है वो है 30। 90 लोगों के घायल होने की बात है। वो वहां स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में बाकायदा जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जो वहां जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो शिनाख्त के लिए वहां फोटो भी लगाए। अब उसकी गिनती कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं हूं तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन जो राम गोपाल यादव जी ने कहा है वो विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने और भड़काने की कोशिश है।
गंगा के पूरे पाट पर, पूरे कछार पर तो कुंभ लगा हुआ है। उस भीड़ के बीच में कोई कोई लाश दफना देगा, ये कोई कल्पना भी कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। और जितने लोग थे वो सब, ये रिपोर्टर भी जो वहां से कह रहे हैं, जो लोग भी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि संख्या कितने लोग गए, कौन मिला, कौन गायब है। आज भी वहां का जो खोया पाया केंद्र है, ढेर सारे लोग 2-2, 3-3 दिन बाद मिले, ढेर सारे लोग अभी तक नहीं मिले, कुछ अभी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हां, अगर कोई संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार को बतानी। एक चीज जरूर मैं कहूंगा, सरकार को सूची जारी करनी चाहिए। इस पर मैं बिल्कुल किसकी सूची जारी करें? जो भी मृतक हैं, जो भी घायल हैं, उनकी सूची जारी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक रही बात कि कोई दफना दिया गया, विशुद्ध झूठ है। क्या सूची जारी करें? आपने खुद ही बताया कि अस्पताल के बाहर तो जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है उनके चित्र लगाए हुए हैं, लगा दिए ना। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बाकी लोगों की पहचान हो गई होगी, बॉडी हैंडओवर हुई होगी। जिन लोगों की भी है, वो सूची दे देने से किसी भी तरह का ऐसा भ्रम, अफवाह, उसकी गुंजाइश कम हो अब मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, सारी अफवाहें सुनने के बाद और इनका रामगोपाल जी का बयान सुनने के बाद, सरकार जो बता रही है उस पर विश्वास किया जाए? सरकार कोई कुछ छुपाएगी नहीं, ऐसा मान के चलें? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अगर वो छिपाने की कोशिश करेगी तो भी छिप नहीं सकता आज के युग में। ये संभव ही नहीं। और विश्वास हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी आंकड़ा ही अंत में आधिकारिक आंकड़ा होगा। या तो कोई रिपोर्ट ऐसी हो, विश्वसनीय तरीके से बताए तो उसको हम माने, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है सरकारी आंकड़े पर मैं भरोसा करता हूं। अब आपको सुनाता हूं रविशंकर प्रसाद जी की बात। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें साजिश की बू आ रही है, सनातन का अपमान करने की कोशिश हो रही है, यह स्वीकार नहीं है। 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अब रविशंकर जी ने तो हाउस में बोला है, पार्लियामेंट में बोली है ये बात कि साजिश के एंगल से जांच चल रही है। रामगोपाल जी पता नहीं जो वो बात कह रहे हैं उसमें तो कोई यकीन कर ले तो फिर तो अनर्थ ही हो रहा है, अगर उनकी बात मान ले तो। देखिए, रामगोपाल जी का और रविशंकर जी का दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। रामगोपाल जी की बात का मानने का तो कोई बहुत लॉजिक नहीं लगता, वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं देखता हूँ कि लाशों को दफना दिया गया है। और वो खासतौर से उत्तर प्रदेश के नेता हैं, समझते हैं कि किस तरह से काम होता है, उत्तर प्रदेश की क्या भावना है, तो उस पर इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को जब आज सदन शुरू हुआ एक तरह से खुद आगे आकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई ये स्थिति है कुंभ की जो घटना हुई उसका स्टेटस क्या है। लोग माने या ना माने, सरकार के आंकड़े को भले ही हो सकता नहीं माने, आप भी नहीं माने, मैं भी नहीं मानूं या कोई और ना माने। मुझे लग रहा है सरकार का स्टैंड जो फील हो रहा है वो ये है कि भाई वहां एक दुर्घटना हुई, यूपी का मामला है, कुंभ बढ़िया चल रहा है, सरकार को जो कहना था यूपी सरकार ने कह दिया। उसका पार्लियामेंट में कोई क्या काम? नहीं, काम इसलिए है क्योंकि उसमें मरने वाले लोग महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी है, राजस्थान से भी है, गुजरात से भी है, सबसे पूरे देश से है। और ये केवल राज्य की घटना के तौर पे आप लोकसभा में नहीं कह सकते, जो एक तरीके से बात होती है कि सदन में राज्यों की चर्चा नहीं हो सकती, ये राज्यों की घटना नहीं है। कुंभ पर डिटेल सरकार को देनी चाहिए, सभी दलों को। सभी नहीं, सरकार स्टेटमेंट जारी कर देना, दलों को क्या देना है? कौन सी सरकार? केंद्र सरकार को। राज्य में मतलब लोकसभा में, संसद में तो केंद्र सरकार स्टेटमेंट जारी करेगी ना। तो होम मिनिस्टर साहब या जो भी उनको लगता है, वैसे होम मिनिस्टर साहब का अधिकार क्षेत्र है ये, उसमें वो स्टेटमेंट जारी करे कि भाई इतनी ये स्टेटस है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, आज की तारीख में स्थिति यह है, सब नियंत्रण में, ये सब बातें उसको भी उसको। हालांकि गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने ऑलमोस्ट यही बात कही है कि सरकार आंकड़े जारी कर दे, हम बात करना चाहते हैं। हाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साजिश इन आरोपों से बचने के लिए कि सरकार कुछ छुपा रही है, बेहतर है कि एक स्टेटमेंट दे दे। और कुछ लोग वहां कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई तो उसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना। फिर साजिश जैसी चीज है या नहीं, वो भी तो जांच से ही सामने आएगी। अब साजिश क्या हो सकती है कि वहां किसी ने धक्का मुक्की करी जानबूझकर, यही साजिश हुआ ना? तो इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ लोग भगदड़ मचवाने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें, कोई अफवाह पैदा कर दें, लोग भागने लगे, तो पर्याप्त है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, एक अभी ये जो चल रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कुंभ के मृतकों के आंकड़ों को लेकर, देखिए मुझे लगता है कि योगी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग उस पर बना दिया है, 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो मुझे लगता है रिपोर्ट आने तक विपक्ष को इंतजार करना चाहिए। और जहां तक भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार बता चुकी है कितने लोग मारे गए। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें और जानकारी आनी चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन का इंतजार और करे,
यूपी सरकार एक अधिकृत आंकड़ा जारी करेगी इस संदर्भ में। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यूपी सरकार को, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी सरकार बिल्कुल आंकड़ा करेगी, जारी मुझे लगता है करेगी यूपी सरकार, लेकिन ये कह देना कि तुरंत जारी करे मुझे लगता है ठीक नहीं। अभी घायलों का इलाज हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में यूपी सरकार पूरी जानकारी ये तो कुंभ के ऊपर चल रही पॉलिटिक्स की बात हुई। अब जो कुंभ चल रहा है और आज तीसरा अमृत स्नान है, आपको वहां का भी एक अपडेट दे देता हूं। ज्योत्सना पाटनी हमारी सहयोगी सीधे महाकुंभ क्षेत्र से जुड़ गई हमारे साथ। ज्योत्सना, बहुत स्वागत है आपका। कैसी आज भी अमृत स्नान है, उस दिन भी अमृत स्नान था जिस दिन हादसा हुआ है, कोई परिवर्तन आप व्यवस्था के अंदर देख रही हैं? अखाड़े अपना स्नान पूरा कर चुके हैं क्या? अभी कैसा चल रहा है स्नान? सौरभ, कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ों को देखा जाए तो छोटे छोटे और बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। जो सबसे अच्छा बदलाव किया गया है वो है क्राउड मैनेजमेंट। जब मैं 29 तारीख को संगम द्वार पर थी, जिस द्वार से श्रद्धालु आते हैं, वहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो श्रद्धालुओं का था, यानी कि जो शहरों से अलग अलग पुलों की सहायता से संगम नोस पहुंच रहे थे, वो आस्था की डुबकी लगाने घाट की तरफ जा रहे थे और उसी रास्ते को पकड़कर वापस भी जा रहे थे। लेकिन जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये कि आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, और बाकायदा जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना रखी है, रस्सी से इलाके को सील किया गया है। जो जिस रास्ते से आया था वो उस रास्ते से जा नहीं सकता है, क्योंकि जाने का रास्ता दूसरा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए पुलिस के जो जवान हैं वो मदद के लिए तत्पर खड़े हैं। इसके अलावा जो आउटफ्लो है लोगों का, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा संख्या में बाहर जा रहे हैं। पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के लिए स्पीकर नहीं थे, अब यहाँ पर अनाउंसमेंट्स के लिए लगातार स्पीकर है। बिल्कुल मेरे सामने एक वॉच टावर है, वॉच टावर में पुलिस के अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं से जो पुलिस के दूसरे कांस्टेबल्स हैं उनकी तरफ से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप यहाँ से जाइए, फोटो मत खिंचवाइए, ज्यादा वक्त मत यहाँ पर बिताइए, यहाँ पर बैठिए मत, आप बाहर की तरफ जाइए। इसके अलावा एक और जो बदलाव है वो ये, जगह जगह जो पिलर्स हैं क्षेत्र में, मेला प्रांगण में, वहां पर बोर्ड्स लगाए गए हैं। उन बोर्ड्स में संगम आने का रास्ता एरो के जरिए दिखाया गया है, जो पहले नहीं था 29 तारीख को, और जो यहां से बाहर जाने का रास्ता है वो भी बताया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी यहां पर बड़ी है। इसके अलावा जो बैरिकेड्स और अमृत पथ है जहां से साधु लोग गुजरते हैं, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, उसके बीच में एक पैसेज बनाया गया है। वहां पर अब लोग नहीं बल्कि पुलिस की तैनाती है, और दूसरी तरफ से लोग जो हैं वो साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और स्नान के लिए जा सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि साधु संत सुबह से अलग अलग अखाड़ों के अमृत स्नान कर रहे हैं। 4 बजे से ये सिलसिला जारी है, अभी अंतिम पड़ाव पर है। जो आखिरी अखाड़ा है इस वक्त उदासीन परंपरा का, वो स्नान के लिए जा रहा है। तो श्रद्धालु भी साथ साथ ही स्नान कर रहे हैं। जो घाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए भी खोले गए हैं, साधु संतों के लिए घाट अलग है, वहां पर पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसी के बगल में श्रद्धालुओं के लिए। आपने अच्छे से बता दिया ज्योत्सना की इस बार व्यवस्था बहुत बदली हुई है, सबक लिया गया है पिछली बार की भगदड़ से। लोग जल्दी से जल्दी स्नान करके बाहर जाएं, निकासी तेज हो, इसका भी आपने बताया कि इस बार पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं एक छोटा सा कमेंट लेकिन हर्षवर्धन जी अभी जो तस्वीर स्क्रीन पर है उस पर लेना चाहता हूं आपसे। पुष्प वर्षा पर हमारे कुछ मीडिया के साथी मैंने देखा है ऐसी रिपोर्ट कर रहे थे और बात कर रहे थे कि पुष्प किस बात पर बरसाए जा रहे हैं, इतने लोग मारे गए उसके मातम में फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं चाह रहा था इसका एक जवाब आ जाए। देखिए, मैं सचमुच समझ नहीं पाता, कई बार ऐसी टिप्पणियां करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किसी दिन किसी एक समय में कोई ऐसी घटना नहीं होती, ऐसी दुर्घटना नहीं होती जिसके आधार पर हम बहुत व्यथित हो जाएं और सब कुछ बंद कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीवन तो चलता है। दूसरा उसका पहलू क्या है कि ये कुंभ जो 12 वर्षों पर आया हुआ है, जिसकी एक पूरी व्यवस्था है, जिसका एक संस्कार है, एक संस्कृति है, और वहां जो लोग जिनकी जान चली गई, हम सब की संवेदना उनके साथ। लेकिन क्या ये सारी परंपरा संस्कृति सब छोड़ देना चाहिए? और जो सनातन विरोधी है वो चाहते यही, और तब जाकर वो जो साजिश वाला एंगल है वो ज्यादा स्थापित होता है कि आप कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, कुंभ बंद कर दो, गंगा का प्रवाह बंद कर दो, संगम पे स्नान बंद कर दो, अखाड़ों का स्नान कर दो। ये बहुत निम्न स्तरीय टिप्पणी है, इससे बचना चाहिए।